नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। इसके तहत उपलब्धियों को हासिल करने के उपायों के साथ भूख और कुपोषण को खत्म करने पर ध्यान दिया गया। साथ ही खाद्यान्न, ऊर्जा, सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने, वित्त व स्वास्थ्य के बीच समायोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संस्कृति का उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल प्रमुख है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना पेश की है, जो G20 कार्यों के लिए एक समन्वित, एकीकृत और समावेशी रोड मैप प्रस्तुत करता है। G20 देशों ने संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के निर्माण में G20 के प्रयासों को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसलिए मुद्दा आपका में G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेश कुमार जी से। नागेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू से प्रोफेसर डॉक्टर उषा मीना जी। उषा जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत डॉक्टर नागेश जी मैं आपसे करूंगा। बात जब G20 की होती है तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है सतत विकास लक्ष्यों का, उसको आप कैसे देखते हैं? यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? और जो G20 दिल्ली में हुआ उसके संदर्भ में आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मेरी समझ में ये जो भारत की अध्यक्षता में जो सम्मेलन G20 का हुआ, उसमें एक बड़ी भारी एक फोर्सफुल जो एक उसको एक्सेलरेशन दिया गया एसडीजीज को, वो बहुत मतलब मेरा मानना है कि बहुत सही कदम था और टाइमली कदम था, क्योंकि एसडीजीज जो 2015 में सारे लीडर्स ने यूनाइटेड नेशंस के अडॉप्ट किए थे, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्रेस अभी तक नहीं हो पाई है। और जो पीछे जो कोविड के चलते जो पैंडेमिक हुआ, उसमें कई देशों में रोजगार घटे और पावर्टी बढ़ने की भी खबर आई। काफ़ी नुकसान लोगों ने सहा पर्सनल लेवल पे और देश की अर्थव्यवस्थाओं में। तो उसके बैकग्राउंड में उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा पुश एसडीजीज के अचीवमेंट के लिए दिया गया, क्योंकि अभी 7 वर्ष बाकी हैं। जी। 2030 की जो हमारी डेडलाइन है एसडीजीज को अचीव करने के लिए, इसमें हम एक मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में फोर्सफुली काम करें तो कुछ अचीव होने की संभावना है। और एक भारत एक विकासशील देश है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो प्रधानमंत्री ने एक पहले समिट किया था जो ग्लोबल साउथ की समिट, सब विकासशील देशों की बात सुनने के लिए कि उनके क्या मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें जो मुद्दे उभर के आए वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं G20 में। तो जैसे आपने बताया कि खाद्यान्न सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बन जाता है, और एनर्जी और फाइनेंसिंग सबसे बड़ी बात है कि एसडीजी हम हासिल करें तो कैसे करें जब हमारे पास वित्त या फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, तो कैसे कर पाएंगे। तो ये मुद्दे विकासशील देशों के लिए एसडीजी अचीव करने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। और उन सब को G20 की समिट में हमारे ओर से अध्यक्ष के नाते भारत ने उनको बहुत फोर्सफुली रखा। और मुझे खुशी है
कि एक डिक्लेरेशन जो निकल के आया है उसमें एसडीजी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक एसडीजी के ऊपर पूरा चैप्टर है, एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बट मैं देखता हूं कि और बाकी जो चैप्टर्स हैं उस डिक्लेरेशन के, उन सब में भी एसडीजी का ही प्रभाव दिखाई देता है। जी। बिल्कुल नागेश जी, क्योंकि सतत विकास का जो मुद्दा है वो दुनिया के लिए खासा महत्वपूर्ण है। उषा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति और जो भारत का दृष्टिकोण है और जो दिल्ली का डिक्लेरेशन है उसमें इस मुद्दे का शामिल होना, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि सतत विकास की जब हम बात करते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या संदर्भ है और दुनिया के आम आदमी की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यह मुद्दा क्यों जरूरी है? धन्यवाद। मुझे एक्चुअली इसमें एक चीज बोलनी है कि जो एसडीजीज का गोल दिया गया है उसको पहले हमें सबको ही पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट दिया गया था 2000 से 2015 तक में, जिसमें हमें 8 टारगेट दिए थे और उसमें से हमारी जो प्रोग्रेस थी वो कुछ टारगेट्स को लेकर ही थी और फिर उनको रिप्लेस किया एसडीजी ने। लेकिन इनकी जब अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी मेरे को स्पीकर ने बताया कि सिर्फ अभी तक हम 12% ही टारगेट्स को अचीव करने की अगर मतलब पीछे चल रहे हैं, और कोविड ने आके तो हमारी सिचुएशन को और भी वो कर दिया। तो इसमें एक बात तो निकल कर आती है कि अगर हमें अपने जो फोकस है वो जो भारत ने इस बार जो कॉन्सेप्ट दिया है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, मीन्स हमें वासुदेव कुटुंबकम वाली अप्रोच को लेके चलना है। बिकॉज जो अभी चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की या फिर पॉल्यूशन की, बायोडाइवर्सिटी लॉस की, अब उसको हम कहें कि ये विद इन बाउंड्रीज की प्रॉब्लम नहीं हो गई है। और इन बाउंड्रीज को ही टैकल करने के लिए हमने ये यूएन के 17 एसडीजीज गोल्स रखे, जिनका टारगेट है कि बाय 2030 हमें उनको अचीव करना है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे जो अभी G2023 में जो एक्शन प्लान था उसका फोकस भी यही था कि एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस टू एसडीजीज प्लान किया गया था। जी। और इसके अंदर इन्होंने जो फोकस रखा था वो जैसे हार्नेसिंग डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट के लिए था। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लीविंग नो वन बिहाइंड, जिसमें हमने अफ्रीकन यूनियन नेशंस को भी इसीलिए मतलब हमारे अंदर इसको G20 नेशंस के ग्रुप में शामिल करके ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा इंडिया का। दूसरा, इसमें जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर भी अचीव करने के लिए इस पे फोकस था। और दूसरा तीसरा इसके अलावा एक और था जैसे एलिमिनेटिंग हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन, जिसमें कि फोकस था कि हम लोग ये जो हंगर और मॉल न्यूट्रिशन का इशू है उसको हम लोग अचीव करेंगे, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 के डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स थे, उनको अप्रोच करना। क्योंकि जी। आज भी हम देखें तो अराउंड वर्ल्ड में 9 मिलियन पीपल लोग जो हैं हर साल भूख से मरते हैं, और ये जो नंबर है ये आने वाले समय में हंगर से मतलब ये जो नंबर है आप कंबाइन करें तो जो हमारी एड्स, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस से मिलकर जो बीमारियां होती है उससे कहीं गुना ज्यादा लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। तो ये और हमारा एक एसडीजी 20 हंगर अचीवमेंट भी है, तो उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हुए हमने इसके अंदर एक डिकेन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें फूड सिक्योरिटी और मॉल न्यूट्रिशन वाला जो एसडीजी है उसको अचीव करने के लिए बात की गई। और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसमें जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना कंट्रीज को, या जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनको करना, फिर हमें अवेलेबिलिटी एंड सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड की अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस को इंश्योर करना, पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना, क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एग्रीकल्चर में इंक्लूसिविटी को स्ट्रेंथन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिविटी को स्ट्रेंथन करना, और वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट करना। वन हेल्थ अप्रोच को जो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्होंने इस प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि हमें ग्लोबल जो फाइट है अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए या प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग मैनेजिंग द रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीजेस से हमें प्रिवेंशन के लिए काम करना है। साथ ही साथ हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का यूज करते हुए फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। तो इन सब चीजों पे हमारा फोकस था, और साथ ही साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा हमारा कि जो G2023 समिट में हमारा डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के कारण, जिसको मैक्सिमम कंट्रीज ने अप्रूव किया,
जी। तो ये मेरे को लगता है कि हमारा जो इंडिया का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा सभी देशों को एक प्लेटफ़ॉर्म G20 नेशंस को एक प्लेटफ़ॉर्म में लाकर उनको मोटिवेट करना एसडीजी जो 17 गोल्स के टारगेट है बाय 2030 तक अचीव करने के। जी, बिल्कुल। नागेश जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि बात हम G20 शिखर सम्मेलन की कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन की कर रहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर बात सतत विकास लक्ष्यों की होती है, तो उसमें एक मुद्दा आता है, दुनिया में भूख से कोई ना मरे। साथ ही कुपोषण का मुद्दा आता है और एक मुद्दा आता है गरीबी का। और भी कई तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन तीन मुद्दों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो, कोविड की बात का उल्लेख हुआ G20 शिखर सम्मेलन में, और प्रधानमंत्री जी ने और दुनिया ने माना इस बात को। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोविड के बाद कैसे भारत ने अपने नागरिकों को जो भूख से कोई ना मरे, कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार कार्यक्रम चला रही है। इस तरह के तमाम कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए, जिससे गरीबी कम देश में हुई है। आप कैसे इसको देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत उसकी अगुवाई करता है और दुनिया उसको सुनती है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी समझ में इससे दो तीन चीजें पूरे विश्व के सामने बहुत तेज अच्छी तरह से बड़ी इफेक्टिवली उभर के आई। उनमें ये कि एक तो हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग करके सारे लोगों को इंक्लूसिव मैनर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किए इस दौरान, जो लॉकडाउन और ये पैंडेमिक जब चल रहा था। जी। और 800 मिलियन लोग, मतलब 80 करोड़ लोगों को खाना राशन जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिससे कोई भी भूखा नहीं सोए। तो ये एक बहुत बड़ा एक इतना बड़ा काम था जो भारत ने कर दिखाया। तो उसको उस सबके सामने जब आया तो उन लोगों को बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इससे मिलता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या एक विकासशील देशों के सामने जो आ रही है एसडीजीज को अचीव करने में, वो एक फाइनेंस या रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। और 100 विकासशील देश जो हैं इस समय डेट से जूझ रहे हैं। तो उस तरफ भी हमारे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ, उसमें काफी बड़ा एक मूवमेंट हुआ। उन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप, जिसमें प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और मिस्टर एन के सिंह जो थे वो भारत के वो को चेयर थे। उन्होंने बहुत अच्छे कई सारे प्रपोजल्स दिए हैं जो उसमें लाए गए कि हमें जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जैसे विश्व विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी कैपिटल बढ़ाई जाए, जिससे वो ज़्यादा लेंडिंग, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ सके। और उस पैसे से जो रिसोर्स जनरेट होंगे, लैंडिंग जो मिलेगी विकासशील देशों को, उससे वो एक क्लाइमेट चेंज के लक्ष्य और भुखमरी के लक्ष्य, पावर्टी रिडक्शन के लक्ष्य, उनको पूरा करने में उन्हें सहायता मिलेगी। तो कई सारे बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे इसमें लाए गए। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो ये भारत ने लीडरशिप दिखाई है, उसका उसकी चर्चा और उसकी इफेक्टिवनेस काफी रहेगी। और एसडीजीज के इम्प्लीमेंटेशन में और अचीवमेंट में भारत का योगदान बहुत तेजी से और इफेक्टिवली उभर के आया है। जी, बिल्कुल। उषा जी, अगर बात मैं वैश्विक दक्षिण की आवाज़ की करूं, तो भारत आवाज़ बन गया है जो दक्षिण क्षेत्र है उसका। और साथ ही अगर सतत विकास लक्ष्यों की बात मैं करूं, तो उसको लेकर भी तमाम मुद्दे भारत ने इस बैठक में, इस शिखर सम्मेलन में रखे। मसलन वित्तीय अंतर और ऋण चुनौतियों का मुद्दा भारत ने जोरदार ढंग से उठाया। इस बैठक में दुनिया के लगभग देशों जो उपस्थित थे, उनके सामने ये प्रस्ताव आया कि कोरोना के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, खास तौर से जलवायु परिवर्तन ने भी कई दिक्कतें पैदा की हैं। आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को?
इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत ने इसमें इस डिक्लेरेशन में एक और जो फोकस किया था वो था कि जो सस्टेनेबल फाइनेंस को स्केल अप करना, और उसके लिए उन्होंने मल्टीपल बैंकिंग का कोलैबोरेशन भी बनाया, जिसके थ्रू कंट्रीज को जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो उनको मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है, या कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, या डेवलप कंट्री से जो कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो और उसके लिए जो फाइनेंसेस की जरूरत है उसकी लिए उन्होंने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेशन बनाया। साथ ही साथ इंडिया ने, मतलब मैं कहूँगी इसमें जो एक और बड़ा G20 कॉन्फ्रेंस में एक जो बड़ा हाईलाइट रहा वो था हमारे मोदी जी का जो अभियान है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी। तो उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो हमारा लाइफ प्रिंसिपल है, मतलब एक और जो ट्रैवल फॉर लाइफ भी लॉन्च किया गया मैं कहूँ, जिसमें कि सपोर्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट डेस्टिनेशन का, और रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे में हमें ट्रैवल करना है। साथ में जितने भी उसके प्रिंसिपल्स थे लाइफस्टाइल का, कि प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को इनहेंस करना है, वेस्ट कम जनरेट करना है, और सस्टेनेबल रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स पे और साथ ही साथ जो मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो मैं G20 23 सम्मेलन को जब टीवी पे लगातार ऑब्जर्व कर रही थी, मैं तो अपने को स्पीकर की तरह उसका पार्ट नहीं थी, लेकिन जी। मैं उसको रेगुलरली ट्रैक कर रही थी, तो मुझे सबसे बड़ी बात लगी, जैसे हम जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जितने गेस्ट थे उनके लिए मिलेट्स की जितनी सारी डिशेस थी, और उनको ऑफर की गई खाने में, तो ये फिर से हमारा मतलब एक एक्शन, और वो होता है ना कि हमारे थॉट्स एंड एक्शन, ऐसा ही नहीं है कि हमारे उन दोनों को एक लाइन में दिखा रहा था कि जो हम बोलते हैं वो करते भी हैं। तो वो चीज भी मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी, जो कि एक लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। और क्लाइमेट चेंज में अगर हम कहें तो इंडिया तो अपने क्लाइमेट एक्शन वाला जो SDG 13 है उसके लिए काफी कुछ कर ही रहा है। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जो पावर जनरेशन है उसके ऊपर हमारा डेवलपमेंट की प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। हमारे सोलर पावर से जो हमारा जो टारगेट है कि बाय 2070 हम लोग जीरो इमिशन उस पे जाने का, तो उस पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि इंडिया को लोग अब इस तरह से देखते हैं कि एक अचीविंग नेशन है, मींस वो जो कहता है उसका अचीविंग पोटेंशियल भी है। इसीलिए मुझे लगता है, और साथ ही साथ इसके लिए हम पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके मतलब जिनकी पॉलिसीज से या उनके वे ऑफ जिस तरह से वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस कराते हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स लाए, और कोविड पैंडेमिक के टाइम जिस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया गया, तो ये सारा एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप देता है हम लोगों को भी, बीइंग इंडियंस हमें भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पूरे डिफरेंट वर्ल्ड के नेशंस को भी, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ काम होता है, और हम हमारा जो SDG गोल्स को अचीवमेंट करने के लिए हम लोग किस तरह से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सारे स्टेट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन SDG टारगेट्स को, उनकी कैसे रैंकिंग होती है रेगुलरली। तो इन सब से सबको एक आई विल से पाथवे भी दिखाया इंडिया ने, साउथ के जो और मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, कि वो लोग भी SDG अचीवमेंट्स को, जो SDG टारगेट्स हैं उन गोल्स को, उनके टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जी। बिल्कुल ईशा जी, इसीलिए मैंने इस बात का उल्लेख भी किया इस चर्चा के दौरान, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में अगर बात कोई दुनिया में भूख से ना मरे, गरीबी कम हो, और बात अगर कुपोषण की होती है, तो भारत ने उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करके दुनिया को दिखाया है। जैसा नागेश जी ने भी कहा कि कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को अन्न मुहैया कराना, और कुपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष योजना चलाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, गरीबी कैसे कम हो, आम आदमी तक, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे टेक्नोलॉजी के जरिए, ये करके भारत ने दिखाया है, और जाहिर तौर पर इसकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन नागेश जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा पर्यावरण और जलवायु को स्वच्छ बनाने का भी है, और G20 शिखर सम्मेलन में शामिल जो देश थे उन्होंने मिलकर यह सहमति बनाई
कि पर्यावरण और जलवायु को स्वच्छ बनाने की ठोस योजना बनाकर काम किया जाएगा। भारत सहित विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे। यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है मनोज जी कि हमारा जो प्लेनेट है जी। वो एक इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है कि अगर हमने कोई कदम ठोस नहीं उठाए जिससे 1.5 डिग्री तक लिमिट किया जा सके ग्लोबल वार्मिंग को, तो उसके परिणाम सबको भुगतने होंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितना जो वेदर पैटर्न्स कितने अब खराब हो रहे हैं कि गर्मियों में सर्दी होने लगती है और बारिश इतनी, और एक जैसे कई देशों में फायर स्प्रेड हुई है। तो इतना मतलब पर्यावरण का जो के साथ जो खिलवाड़ की गई है वो अब उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और उसके सामने आने के बाद हमें ये जाहिर हो जाता है कि इस पे अगर हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय और खास तौर से अगली जनरेशन्स के लिए हम जो प्लेनेट सौंप के जाएंगे वो बहुत खराब हालत में होगा। तो इसकी जो क्रिटिकलिटी है, अभी एकदम से एक्शन चाहिए। तो इस पर बहुत जोर से बड़े प्रभावशाली ढंग से भारत ने ये मुद्दा उठाया और इसमें क्लाइमेट चेंज और एसडीजीज के लिए सारे लीडर्स ने अपने आप को कमिट किया, दोबारा से रिकमिट किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप है। और फिर एक्शन जहाँ पे होनी चाहिए वहां पर एक्शन भी की गई है। अब जैसे एक बायोफ्यूल अलायंस उसमें एग्री हुआ, एक इनोवेशन सेंटर आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो बनाएगी ग्रीन हाइड्रोजन पर। ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सारे सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स, तो बहुत सारे मतलब इसमें इतने सारे सुझाव और एग्रीमेंट्स हुए हैं कि अगर वो सारे फेथफुली सारे देश मिलके इम्प्लीमेंट करें तो बहुत बड़ा एक कदम जो मिटिगेशन और अडाप्टेशन के क्लाइमेट चेंज का जो करना चाहिए वो होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो विकासशील देश या ग्लोबल साउथ के देश फेस कर रहे हैं कि ये अनुमान लगाया गया कि 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज उन्हें चाहिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कि अगर हम कुछ देश इम्प्लीमेंट करें क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स और कुछ नहीं करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। और जो विकासशील देश हैं उनको पैसे की या रिसोर्सेज की बहुत सख्त जरूरत है, बिकॉज उनके रिसोर्सेज और संसाधन अपने विकास के लिए भी काफी नहीं है और ऊपर से इतना बड़ा एक एजेंडा क्लीनिंग अप जो प्लेनेट को करने का एजेंडा उनको करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें रिसोर्सेज की बहुत सख्त जरूरत है। तो उस तरफ बहुत बड़ा काम मैंने जैसे पहले कहा था वो उस तरफ बहुत प्रगति हुई है कि कोई सबको ये मालूम था, कितने सारे एस्टिमेट्स आ चुके थे कि हमें 3, 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। और उस तरफ कोई प्रगति नहीं हो रही थी क्योंकि कोपेनहेगन में 2009 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विकासशील देश 100 बिलियन डॉलर्स हर जी। साल उनको नए रिसोर्सेज में मिलेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ, वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है उसमें एक उम्मीद बनती है कि अगले आने वाले वर्षों में ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो बैंक्स हैं जी। विश्व बैंक जैसे संस्थाएं, उनकी कैपिटल 3 गुनी बढ़ जाए और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी उससे जी। ये रिसोर्सेज की जो आपूर्ति की नागेश जी, संभावना है वो नागेश एक जी, काफी प्रबल और होगी। भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जाहिर सी बात है, अगर सप्लाई चेन की बात मैं नहीं करूंगा तो मुद्दा अधूरा रह जाएगा। उषा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपूर्ति श्रृंखला में जो बाधाएं आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सप्लाई चेन के मामले में, कर्ज संकट का मुद्दा है, ऊर्जा और खाद्यान्न एवं उर्वरक सुरक्षा संबंधी जो दबाव हैं, उसके चलते भी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। यह मुद्दा भी G20 शिखर सम्मेलन में उठा।
आप कैसे इस इशू को देखती हैं और दुनिया इस पे सहमत है कि जो चुनौतियां हैं, खासतौर से सप्लाई चेन का जो मुद्दा है, उसको दूर किया जाना चाहिए? एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब जी, हम सप्लाई चेन की बात करते हैं या फिर इसको जब हम फूड सिक्योरिटी से लिंक करें, तो इसके लिए एक हमें इसको थोड़े विस्तृत स्केल पे देखने की जरूरत है, जिसमें हम कहते हैं फूड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो फूड सिस्टम के अंदर हमारा जो आता है प्रोडक्शन फेज के बाद, जो प्रोडक्शन फेज है, देन पोस्ट प्रोडक्शन फेज है, जिसमें कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है उसको फिर मार्केट तक पहुंचाना, देन मार्केट से वो डिफरेंट इंडस्ट्री, देन प्रोसेस्ड होके वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंचता है, और ये थ्रू डिफरेंट सप्लाई चेन्स पे जाता है। लेकिन सप्लाई चेन्स के ऊपर जो बात हो रही है, मैं जो पर्यावरण के उससे जाऊंगी कि इसमें दो तरह के इश्यूज हैं। एक तो है कि हमें सप्लाई चेन्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, जो कि जैसे कोविड के टाइम में ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया था कि हमें जो हमारा फूड सिस्टम है, जो वो डिफरेंट स्पेशल स्केल्स पे काम करता है, उसमें अगर हमारा जितना लोकली हमारा फूड सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करेंगे, तो उससे एक तो दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो हमारी लोकल सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होती है, उसमें उस फूड सिस्टम को रेगुलेट करने वाली। दूसरा इससे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में भी क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स जितनी लंबी होती हैं, उतना ज्यादा उनका क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन होता है थ्रू जीएचजी एमिशंस। तो मेरा जो मानना है, उसकी इकोनॉमिक्स में तो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा मानना है ये जो सप्लाई चेन्स के ऊपर जो बात आई थी, वो ये था कि हमें लोकल जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। हमारे उनको उनमें जो हमारा नियर बाई जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं, उनको लोकली सप्लाई चेन, उनकी लोकल सप्लाई चेन बने, वो इतनी स्ट्रेंथन हो कि उनका जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको वहीं की कम्युनिटी जो है जी, उसको कंज्यूम कर दे। तो बिल्कुल। इस तरह से इसका जो इम्पैक्ट होता है वो एनवायरनमेंट से भी कोरिलेट होता है, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी से भी कोरिलेट होता है, जी, साथ ही साथ बिल्कुल, बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों की जब बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के सामने जो मुद्दे हैं, खासतौर से जिनका सरोकार आम आदमी से है, भूख से, गरीबी से, कुपोषण से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, इन सब मुद्दों पर जो चुनौतियां दुनिया के सामने हैं, इस पर कैसे काम मिलकर किया जाए, G20 शिखर सम्मेलन में इस पर एक संकल्प लिया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया। वैसे वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का संकल्प भी इस G20 शिखर सम्मेलन में लिया गया और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहयोग लिया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर इस G20 शिखर सम्मेलन में G20 शिखर सम्मेलन के देशों ने सहमति के साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।